नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीवन कौशल के अंतर्गत जो लेसन 6 था, उसके अंतर्गत हम विविध वाले पोर्शन जो था छठवां का पोर्शन विविध, उसके अंतर्गत आज का हमारा जो पार्ट होगा वो पार्ट 5 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और विविध के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि हर टॉपिक को समावेश कर कर पढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको इसमें लाया गया है। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 नंबर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं परीक्षा आते आते आपको इतने प्रश्न और इतने अच्छे से थ्योरी करा दूंगा कि आपका प्रश्न जो 30 नंबर का प्रश्न है उसमें काफी अच्छे मार्क आने की संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है उर्फगंग कोहलर। कुछ सिद्धांत थे जो इम्पोर्टेंट थे, उन सिद्धांतों को इस विविध वाले पोर्शन में दिया गया था तो कवर करा रहा था मैं। आज का हमारा वुल्फगंग कोहलर के बारे में है। और वुल्फगंग कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवादियों का मतलब कि वह एक समग्रता की बात करते हैं। किसी भी चीज को पूर्ण में हल करने की बात करते हैं, पूरी डिटेल में उसको हल करो। और इनका मानना है गेस्टाल्टवादियों का कि सूझ जो होती है व्यक्ति के अंदर वो आकस्मिक अचानक आती है कार्य या प्रतिक्रिया करते समय। तो सीधे चलते हैं उर्फगंग कोहलर पर। जैसे इनके सिद्धांत को समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और अवयवीवाद के प्रमुख विचारक माने जाते हैं उर्फगंग कोहलर। और आगे चलते हैं, समग्रवाद गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दिमर हैं। उसके बाद गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण भी कह सकते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। ठीक, इन्होंने इसी सिद्धांत को सूझ का भी सिद्धांत कहा जाता है, आरोपण का भी सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, उर्फगंग कोहलर ने वनमानुषों की संख्या 6 थी और लेकिन ज्यादातर प्रयोग सुल्तान पर किए थे। वनमानुष तो थे लेकिन जो उसमें से सुल्तान नामक वनमानुष जो था, बंदर था, उस पर इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था उर्फगंग कोहलर। और उसी के प्रयोग के आधार पर इन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। अगर डिटेल में अगर थ्योरी की अगर बात करें तो एक बंदर जो परमाणु सुल्तान था उसको कमरे में बंद कर केरल लटका दिए थे और नीचे कुछ टेबल रख दिए थे, बॉक्स रख दिए थे। उसी के जो फल था, केला था, उसको पाने के लिए जो बनमानुष था उसने उस टेबल को एक एक ऊपर रखकर और उस केले को प्राप्त किया था। इस तरह से इन्होंने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी उसको कह सकते हैं, इन्होंने अपना दिया था। तो ये था उर्फगंग कोहलर का सिद्धांत, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड काफी फेमस वैज्ञानिक हैं और यह ऑस्ट्रेलिया के वियना के रहने वाले वैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम में इन्होंने अपना यह सिद्धांत मनोलैंगिक विश्लेषण का सिद्धांत इन्होंने दिया था या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इनको मनोविश्लेषणवाद के जनक कहा जाता था। इन्होंने व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत भी दिया था, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने अभिप्रेरणा का जीवन इच्छा एवं मृत्यु इच्छा का सिद्धांत, जीवन इच्छा यानी थेनाटोस और एक था इरोस, इसी को कहते हैं जीवन इच्छा मृत्यु इच्छा का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अभी आगे उसके पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अब देखिए, इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, एक इदम होता है, एक अहम होता है और एक पराअहम होता है। इसकी भी डिटेल अभी नीचे चलेंगे तो बात करेंगे, दिया गया है पूरा डिटेल में। जैसे अब आगे चलते हैं, इन्होंने बताया था कि मानव मस्तिष्क बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के समान होते हैं। इन्होंने सीधी बात कहा था कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो पैर के बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो जैसे पानी में तैरता है उसके समान होता है, यानी जिसका 1/10 भाग पानी के बाहर है और चेतन भाग जो अहम है वह जबकि डूबा हुआ है 9/10वां भाग अचेतन मन ईदम के अंतर्गत कहा जाता है।
यानी चेतन भाग जो है वो ऊपर होता है 1/10 वाला भाग, और जो 1/90 वाला भाग होता है या 9/10 वाला भाग भी कह सकते हैं, वो पानी के अंदर अचेतन मन होता है, ईदम जिसको हम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद इन्होंने दो चीजें बताई थी, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि, बालक के और बालिका में थोड़ा अंतर करते हुए इन्होंने बताया था कि जो लड़कियों में होता है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिससे उन्हें पितृ प्रेम उत्पन्न होता है, उनके अंदर पिता के प्रति प्रेम सबसे ज्यादा होता है लड़कियों का, पता था, इलेक्ट्रा ग्रंथि के होने के कारण। उसके बाद ओटिपस ग्रंथि जो है लड़कों में होने के कारण इन्होंने मातृ प्रेम की व्याख्या किया था कि जो लड़कियों में माता के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम होता है, पिता के प्रति नहीं होता है, लेकिन लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पितृ प्रेम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और ये बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष होती है, तब ये चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इन्होंने विस्मृति के दमन का भी सिद्धांत दिया था, ध्यान में रखिएगा। अब इनके पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक देखें, सपनों की व्याख्या, मैंने अभी बताया था कि इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम जिसको कहते हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत नामक बुक भी इन्होंने दिया था, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, 2 बुक। अब इन्होंने कुछ शब्द दिए थे जो काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आपको देखा है, पहला है प्रतिक्रिया निर्माण, उसके बाद विस्थापन, दमन, शोधन और मार्गांतरीकरण, इन्होंने 5 बहुत महत्वपूर्ण शब्द दिए थे जो आपको लिए इंपोर्टेंट है। जैसे कि प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब हुआ कि एक नहीं होती कि एक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की जाती है कि सामने वाला कुछ बोला तो सामने वाला भी कुछ प्रतिक्रिया उसका निर्माण किया, तो वो प्रतिक्रिया निर्माण हो जाता है। विस्थापन का मतलब होता है क्या कि चिंतन की जो मूल स्थिति होती है ना, उसको ध्यान को हटाकर कहीं और लगा देना, तो वो विस्थापन के अंतर्गत आ जाता है। और दमन का मतलब कि किसी चीज को पूरी तरह से उसको अपने तरफ से दमन कर देना, भुलाने का प्रयास कर देना, तो वो दमन के अंतर्गत आ जाती है। और शोधन का मतलब कि अपनी जो इच्छाएं हैं, कमियां हैं, अच्छी चीजें की जो इच्छाएं हैं, उसकी में संशोधन करना ही शोधन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद मार्गांतरीकरण, एक अच्छा मार्ग बच्चों के अंदर उत्पन्न करना, जिसके आप उसके मार्गांतरीकरण में सहायता उत्पन्न कर सकते हैं, वो अच्छे मार्ग की तरफ जा सकते हैं, इसका अंतर्गत कुछ शब्द इन्होंने, ये 5 इंपोर्टेंट शब्द हैं जिन्होंने दिया था। या मार्गांतरीकरण में ये भी कह सकते हैं आप कि अच्छे ऐसे मार्ग पर उनको पहुंचाना, ज्ञान देना, जिससे उनका एक मार्गांतरीकरण होता है, उस चीज को कहा था इन्होंने अपने इन शब्दों में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यही एक ऐसे संप्रत्यय है जो विश्वविद्यालयों में नहीं शुरू हुआ था, बाकी सभी जो संप्रत्यय विश्वविद्यालयों में प्रयोग करने के बाद ही दिए गए थे। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद इनकी हम पूरी अभिप्रेरणा के प्रति बात करते हैं। जैसे अभिप्रेरणा के प्रति, मोटिवेशन के प्रति, अभी इन्होंने हमने बताया कि इरोस और थेनाटोस की बात किए थे। इरोस क्या करता है कि जीवन मूल इच्छा का कार्य करता है, जीवन मूल इच्छा का कार्य कौन करता है, तो इरोस करता है। और मृत इच्छा का कार्य की अगर हम बात करें तो वह थेनाटोस करता है। ये असफलता की बात करता है और ये सफलता की बात करता है, इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद मस्तिष्क में इन्होंने बताया था कि मस्तिष्क में 3 अंग होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ईदम, अहम और पराहम। ईदम की अगर हम बात करें तो यह जो है इच्छाओं का जननी होता है। अतृप्त इच्छाएं जो होती है व्यक्ति के अंदर, जैसे कि दमित इच्छाएं जिसको हम कह सकते हैं, दबी हुई होती हैं, वो इसी के अंतर्गत आती है। अचेतन मन में जो भी बातें होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती है, इसको ईद भी कहते हैं। अतृप्त इच्छाएं, स्वप्न, यानी कि अगर आप कभी सोचे होंगे कि मैं एक राजा बनना चाहता हूं, तो वो स्थिति, वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो ईदम में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है, तो उसी को ईदम कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अहम की अगर हम बात करें तो अहम जो है वास्तविक जगत में कार्य करने का कार्य करता है, चेतन में कार्य करने का कार्य करता है, जो वर्तमान स्थिति है उसमें यह कार्य करने का कार्य करता है अहम, जिसको हम इंग्लिश में ईगो कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ईगो इसको कहा जाता है, इसको ईड कहा जाता है, ईड। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए अहम की बात कर रहे थे, तो अहम वास्तविक जगत में कार्य करता है। यह इसके बीच और ये परा अहम और ईदम के बीच जो संतुलन बनाने की कार्य बात करें तो वह यही अहम ही ईगो ही करता है, इनके बीच संतुलन बनाने का कार्य। तो ध्यान में रखिएगा, समझौते की राजनीति कौन करता है तो अहम करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। और अच्छे बुरे की पहचान भी यही करता है, नीचे लिखा गया है वास्तविक जगत में कार्य करता है खुद, यानी कि अच्छे और बुरे की पहचान करने का कार्य जो है यही अहम करता है। अब आगे चलते हैं और आगे चलते हैं परा अहम। परा अहम ये अचेतन मन में भी आता है, इसको अवचेतन मन भी या अर्धचेतन मन भी कह सकते हैं। इसको सुपर ईगो कहा जाता है, याद रखिएगा सुपर ईगो। हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ होता है, सुपर ईगो में होता है। प्रश्न बना हुआ है तो हमारे मूल्यों का जो आंतरिकरण कहाँ होता है तो वह सुपर ईगो में होता है। आदर्शवादी सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, नैतिकता की बात किसके अंतर्गत होती है तो सुपर ईगो के अंतर्गत होती है। ध्यान में रखिएगा, नैतिकता के बाद आदर्शवादी सिद्धांत की बात की अगर हम बात करें तो किसके अंतर्गत होता है तो वह पराअहम के अंतर्गत, सुपर ईगो के अंतर्गत होता है। जैसे देखिए नियंत्रण शक्ति की बात अगर हम बात करें तो यह सुपर अंग के अंतर्गत आता है। नैतिकता की बात किस में की जाती है, सुपर ईगो में की जाती है। धर्म, पिता और नीचे क्या है पुलिस। पुलिस की बात की जाए, न्यायालय की बात, पुलिस ये नहीं पुलिस होना चाहिए, पुलिस, न्यायालय की ये जितनी भी बातें हैं ना ये सब सुपर ईगो में अंतर्गत आती है। जैसे कि समाज, परिवार, देश के लिए बलिदान देने के तैयार रहना, ये भी परा अहम सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति की नैतिक वाली भुजा ये होती है परा अहम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये थे सिगमंड फ्रायड वाला सिद्धांत। अब चलते हैं महात्मा गांधी वाले पर। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का सर्वांगीण विकास होना है, इनकी एक प्रमुख बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का महत्व होता है सर्वांगीण विकास करना किसी भी चीज को। इन्होंने शिक्षा हस्तकला पर आधारित निःशुल्क और सार्वजनिक व्यवसाय वाली शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने अपने जो बुनियादी शिक्षा था उसमें इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो हस्तपरक होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए और सार्वजनिक व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए व्यवसाय के प्रति, ताकि रोजगार बढ़े। इसकी शिक्षा देने की बात इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। अब आगे चलते हैं और अगला हमारा डोनियल गोलमैन, काफी फेमस वैज्ञानिक। इन्होंने सामयिक बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने डेनियल गोलमैन ने दिया था, तो काफी इंपोर्टेंट है डेनियल गोलमैन का सामयिक बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है। इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है परिस्थिति जन्य होती है। एक ही विद्यार्थी एक प्रश्न को घर पर सही हल करता है, जबकि परीक्षा के दौरान बढ़े हुए तनाव की वजह से और बिगड़े हुए मिजाज की वजह से वह गलत कर देता है। मतलब यही इनका कहने का मतलब सीधा था कि एक बालक जो है घर पर वही प्रश्न अच्छा से करता है, अच्छा से पढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसके एग्जाम में जाता है तो उसका जो वही प्रश्न उसको एग्जाम में गलत हो जाते हैं। किस लिए, तनाव की स्थिति, दबाव की स्थिति, उसका जो संवेग है उस पर हावी हो जाता है। इस चीज के से उसका जो मस्तिष्क की गति होती है वो धीमी हो जाती है और वो अपना जो सही प्रश्न किया था वो भी प्रश्न गलत कर देता है। तो सामयिक बुद्धि का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो डेनियल गोलमैन ने दिया था, इतना चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रोफेसर वाटसन की बात कर लेते हैं। यह एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवाद का जन्म 20वीं शताब्दी से हुआ था और अब भी व्यवहारवाद ही चलता है। व्यवहारवाद का मतलब, व्यवहारवाद सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति का अगर अध्ययन करना है तो उसको व्यवहार से अध्ययन करिए, उसके बाहरी व्यवहार से अध्ययन करने की बात कौन करता है तो वाटसन ही करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, जेबी वाटसन को। इन्होंने बताया था कि बाहरी व्यवहार ही मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु होनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति का बाहरी व्यवहार देखकर ही उसके व्यवहार का बारे में अध्ययन करना होना चाहिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि उद्दीपक हमेशा बाहरी आवरण के रूप में ही होता है, तो उद्दीपक हमेशा बाहरी आवरण के रूप में ही होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में वही दर्शन या वाह्य दर्शन जो विधि थी उसका प्रयोग किया था। ठीक,
ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अगला इनको आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान दे, तो ठीक है बात है कि 20वीं शताब्दी के बाद से व्यवहार का विज्ञान और आधुनिक समय में चल रहा है, तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात इन्होंने ही कहा था, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने SOR सिद्धांत वुडवर्थ का प्रस्ताव वाटसन ने पारित किया था। वुडवर्थ सिद्धांत तो SOR का सिद्धांत वाटसन ने दिया था, लेकिन इसको प्रस्ताव पारित करने की अगर हम बात करेगा तो वाटसन का नाम आता है, ध्यान में रखिएगा। स्टिमुलस ओरिजिनिस और रिस्पॉन्स, ओरिजिन जिसको हम प्राणी कहा जाता है, उद्दीपक और प्राणी के बीच जो अनुक्रिया होती है, उसी के सिद्धांत को वुडवर्थ ने दिया था। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है, जो जितने भी इंपोर्टेंट सिद्धांत थे हमने आज करा दिया। इसके बाद और भी सिद्धांत बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।